आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। हज एक अजीम इबादत है। दुनिया के हर मुसलमान के दिल की तड़प और तमन्ना यही होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह ताला के घर का दीदार कर ले। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो अफराद जिन्हें ये सादत हासिल होती है। हाजी जब हज करने अपने अपने वतन लौटते हैं हज करने के बाद, तो उनकी बस्तियों में उनका बड़ा एहतराम किया जाता है। उनकी आमद पर इस्तकबालिया जश्न होता है। फूलों के हार से उन्हें लाद दिया जाता है। मकामी लोग अपने हमवतन हाजी के उन हाथों को अपनी पलकों से लगाते हैं जिन हाथों ने हजरे अस्वद का बोसा लिया है, जिन हाथों ने खाना काबा को चूमा है, जो हाथ रुकने रमानी से मस हुए हैं। उन निगाहों को लोग अपनी हसरत भरी नजरों से देखते हैं जिन निगाहों ने शहरुल्लाह का दीदार किया है। और हाजी जब तक जिंदा रहता है मुआशरे में उसका एक अलग मुकाम बन जाता है। मगर अफसोस कि वही हाजी हज कर कर लौट रहे हैं तो हज इंतजामिया की चश्मपोशी का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि एयरपोर्ट पर बैठने के लिए जगह तक उन्हें मयसर नहीं है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है और ये इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में से एक है। हर मुसलमान की अजीम तरीन ख्वाहिश होती है कि वो एक बार उस बारगाह में हाजिरी जरूर दे। लोग तमाम उम्र अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करके इस अजीम फरीजे को अंजाम देते हैं। और सोचिए, उन्हीं हाजियों के साथ अगर मोटी रकम ऐंठने के बाद भी दोयम दर्जे का सलूक किया जाए और सहूलतों के नाम पर उनके साथ तफरीक की जाए, धोखा किया जाए। हज पर आते और जाते वक्त हाजियों को बेतहाशा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोकल ट्रैवलिंग के नाम पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हजारों लिए, लेकिन कोई भी माकूल इंतजाम नहीं किया गया। हाजियों से एयरफेयर के नाम पर दुगने पैसे वसूल किए गए। हाजियों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2.06 अरब रुपए की कमाई तो की, लेकिन उन्हीं हाजियों को एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें नमाज अदा करने के लिए भी माकूल जगह नहीं दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मक्का और मदीना में रिहाइश के नाम पर किराया ज्यादा वसूला और सहूलतें बेहद कम दी गयी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस साल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मुसलमानों से 23 करोड़ रुपए कमाए। यानी कमाई सरकार से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी सब ने की, लेकिन सहूलत के नाम पर हाजियों को सिर्फ ठगा गया। हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि आजादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हाजी हज पर गए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। इस साल भारत से कुल 1,75,025 लोग हज पर गए। इसमें 1,28,702 लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए गए। इनमें भी वीआईपीज के लिए 500 सरकारी कोटा, खादिमुल हुज्जाज के लिए 625 और महरम के लिए 200 सीट का कोटा रिजर्व किया गया। बाकी लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज के लिए गए। सवाल ये उठता है कि हर साल हज पर जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करोड़ों का फायदा होता है। ये रकम वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट चार्ज के रूप में लेती है। जब भी हज के महंगे किराए की बात की जाती है तो सरकारी अफसरान इस बात की दुहाई देते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार मुसलमानों के इस हज से हाजियों को लूटने पर तुली हुई है। साल 2018 में सरकारी कोटे से 1,28,702 हाजी भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से हज के लिए सऊदी अरब गए और हर हाजी से एक अच्छी खासी रकम एयरपोर्ट टैक्स चार्ज और जीएसटी की शक्ल में लिए गए। आपको बता दें कि हज से अलग सफर करने वाले आम मुसाफिरों से जीएसटी के नाम पर सरकार सिर्फ 5% जीएसटी वसूल करती है, जबकि हज मुसाफिरों से 18% जीएसटी वसूल की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सहूलतों के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, कमाई भी सरकार से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी सब ने की, लेकिन हाजियों को सिर्फ और सिर्फ सहूलत के नाम पर ठगा गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो आते और जाते वक्त दोनों तरफ से ही हाजियों को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम तरह की फीसें जो बढ़ाई गई हैं, एयर फेयर बढ़ा दिया गया है, तमाम तरह के दावे किए गए। ये बताया गया कि इस बार सहूलतें बहुत अच्छी उन्हें फराहम की गई हैं हर जगह पर, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ कमी ही देखी गई और सिर्फ हाजियों से सहूलतों के नाम पर सिर्फ पैसे की ठगी ही की गई है। और ये तमाम तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो बखूबी इसको बयां भी कर रही हैं। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है अफरोज आलम साहिल साहब जो कि एक सीनियर सहाफी हैं। अफरोज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आपने एक सीरीज बाकायदा तौर पर चलाई है और उन तमाम चीजों को आपने बताया है जो हाजियों को दरअसल किस तरह से परेशानी हुई है और किस तरह से उनसे अलग अलग चीजों को लेकर पैसे ऐंठे जाते हैं, ठगी की जाती है एक तरह से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपसे कुछ साल पहले देखते हैं कि जब हाजी जाया करते थे और क्या क्या उन्हें सहूलतें मिलती हैं, और अब जब इस साल से हज सब्सिडी हटा दी गई है, यानी कि जो रहमो करम था वो उनके ऊपर से हटा लिया गया है, तो अब आप क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हज सब्सिडी कभी भी मुसलमानों को नहीं मिली जी, या हज कमेटी ऑफ इंडिया को नहीं मिली। वो पैसा डायरेक्ट जो है वो एयर इंडिया को जाती रही है। तो हज सब्सिडी के नाम पे जो है वो लगातार बेवकूफ बनाया जाता रहा। और मैंने खुद आरटीआई से ये बात निकाली कि तकरीबन 5 साल में 900 कुछ करोड़ का घोटाला ऑन पेपर हुआ हज सब्सिडी के नाम पे। तो ये खैर बहुत बड़ा मसला, उसको हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे जी। सवाल यह है कि हाजी जैसे जैसे आप महंगा होता जा रहा है हज, वैसे वैसे सुविधाएं घट रही हैं। आप इस बार देखेंगे इंडिया से जितने हाजी गए बहुत परेशान रहे। अभी मीना में थे, मेरी कई हाजियों से लगातार बात होती रही है। मीना में लोग रहे हैं, वहां पे लोगों को खाने के नाम पे थोड़ी सी दाल, 10 ग्राम दाल और 1 रोटी दी गई। वहां पे इंडियन हाजियों ने प्रोटेस्ट किया। आप जो है वो देखेंगे कि आपने खुद बताया इस रिपोर्ट में कि हाजियों से ट्रैवलिंग के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। जैसे कि 400 सऊदी रियाल जो है वो लिया गया है मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। उसके अलावा 347 रियाल जो है वो लिया गया है बस से सफर करने के लिए। लेकिन वो सुविधा उनको वहां पे नहीं मिली। अब जो है हाजी मदीना में, जैसे मेरी कुछ हाजियों से बात हुई, वो मदीना में मतलब वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो है वो कोई सुविधा नहीं है, तो वो पैदल जा रहे हैं और जा भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के हालात रहे। आप देखेंगे कि वहां रिहाइश के नाम पे बहुत सारे गड़बड़ घोटाले सामने लगातार आए हैं। जिस कमरे की कैपेसिटी 2 लोगों की रहने की है, वहां आप 4 लोग 5 लोगों को रख रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियो आया है सामने, सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर किया वहां से बना के। तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि किसी और की बीवी किसी और के कमरे में है। तो इस तरह की बहुत सारी बदनज़मी लगातार इस बारे में, क्योंकि मैं सहाफी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो हमने इन सारे मसलों पे हज कमेटी के सीईओ साहब से बात भी की है। उनका कहना है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, आप जो है वो शिकायत करें। लेकिन जब मैंने यही बात वहां के लोगों से पूछी कि भाई आप शिकायत कर रहे हैं क्या, तो उनका कहना है कि सर हम लोगों ने शिकायत की, हमारे पास कोई उनका खादिमुल हुज्जाज नहीं आया। हम जो है वहां के हज मिशन के ऑफिस में भी गए, लेकिन वहां भी हमारी बात नहीं सुनी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारा काम जो है वो इंडिया में ही है, वहां जो काम देखती है वो हज मिशन देखती है। अच्छा। लेकिन वहाँ हज मिशन ने कोई काम नहीं किया। और अभी देखेंगे कि जो हाजी लौट कर आ रहे हैं, खासतौर पर बिहार के हाजियों से कल मेरी बात हुई है कि लौट कर आ रहे हैं, उनके साथ सामान नहीं है। अब जो हाजी बिहार में अगर मान लीजिए कि गया एयरपोर्ट पे उतरे और वो रहते हैं सीमांचल के एरिया में या चंपारण के एरिया में, तो वो फिर दोबारा सामान लेने के लिए 8 घंटे 9 घंटे लगा के कैसे आएंगे। तो इस तरह की लगातार बहुत सारी परेशानियां हैं। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं 2, पहले उनको ले लेते हैं। उस्मान गनी साहब है हमारे साथ और अब्दुल रशीदी साहब भी हैं हमारे साथ। उस्मान गनी साहब अपना सवाल पूछिए। उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम मुसफ़रम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अफरोज आलम साहब, आपको भी मेरा सलाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुसफ़रम जी, दरअसल बात ये है जी कि हमारे हाजी लोगों को जो परेशानियां हैं वो आज से नहीं है। मैं काफी साल रह चुका हूँ सऊदी अरेबिया रियाद में, हज पे भी जाता था। वहाँ पे मौलिन भी लूटते हैं, मौलिन जो होते हैं वो परेशान भी करते हैं। यहाँ की हमारी हुकूमत भी लूट खसेड़ चला रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी लूट रहे हैं, जीएसटी के नाम पे और ज्यादा लूट हुई। जी
हाजियों की परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कम होगी नहीं, तो उसके अंदर कमी नहीं आएगी। हाजियों को दर साल इनको परेशानियां और आगे आएगी जी। वहाँ पे जो मौलिन जो है तो खाने पीने में भी बड़े परेशान करते हैं। वहाँ वो सऊदी हुकूमत सब फ्री ऑफ चार्ज देती है, खाने से लेकर पानी से लेकर जो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है वो देती है। लेकिन हाजियों की परेशानी जो मौलिन है वो वहाँ सताते हैं। और दूसरी बात कि हज सब्सिडी की बात ये अफरोज आलम साहब ने कही, वो उससे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हज सब्सिडी हम हाजियों को मिलना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब्सिडी में पैसा जो है वो हलाल तो होता नहीं है। माफ कीजिएगा मुझे मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर शराब का भी पैसा होता है, जिए का भी पैसा होता है, ब्याज का अपना वो जो सूद बोलते हैं उसका भी पैसा होता है, वो तो हमारे लिए हराम है, तो हमको लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। अब तो वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है, वो खत्म ही कर दिया गया है। तो और वो आपको कभी मिला भी नहीं जी, वो भी सिर्फ एक धोखा ही था, वो कभी भी उनको मिला ही नहीं। मैं उनका जवाब लूं। उस्मान साहब का एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ जवाब लेंगे। अब्दुल रशीद साहब है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। अपना सवाल पूछिए जी। कश्मीर से मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब हैं। अब्दुल रशीद साहब अपना सवाल पूछिए। लगता है उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो अभी आपने अफरोज साहब सुना कि लोगों का कहना है कि उनको ये लगता है कि दरअसल ये जो परेशानियां हैं वो कोई नई नहीं है, हर गुजरते साल के साथ सिर्फ ये बढ़ रही हैं। दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, परेशानियां बढ़ रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे असल रीजन है कि हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेंगे तो कोई बात नहीं। तो हमारे अंदर ये कभी भावना आती ही नहीं है कि हम जो है वो सर्विस ले रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस नहीं दे रहा है तो हमें उसके लिए बोलना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो एक सांविधिक संस्था है, कानून के जरिए बना गया। 2002 एक्ट में जो है वो पार्लियामेंट में पास कानून से बना है। तो और वो ये भी कहता है कि हम जो है वो कोई मुनाफा बख्श कंपनी नहीं है, लेकिन सर्विस के नाम पे जिस तरह से चीजें लूटी गई हैं लगातार। आपको मैं बता दूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया भले ही एक है, लेकिन आपके पैसे बैंक में रखे गए। 825 करोड़ रुपए जो है इनका फिक्स डिपॉजिट है, और उससे जो है हर साल तकरीबन 50 से 60 करोड़ के बीच जो है वो उसका ब्याज का जो पैसा जो है वो जी उसका ब्याज का पैसा जो है ब्याज का पैसा जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास जो है वो आ रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हाजियों से जैसे सबसे जैसे इस बार जो है वो 3,56,950 लोगों ने फॉर्म भरा, सबसे 300 रुपए लिया गया प्रोसेसिंग फी के नाम पे। तो ये रकम जो है वो तकरीबन 13-14 करोड़ के आसपास बैठती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इसमें से 200 रकम जो है हम स्टेट हज कमेटी को देते हैं, बाकी पैसा जो है फॉर्म की छपाई और तमाम चीजों में खर्च होती है। लेकिन ये 13-14 करोड़ रुपए भी कोई मामूली रकम नहीं है। बिल्कुल। फिर आप दोबारा आइए कि जिनका सिलेक्शन हुआ, यानी इस बार 1,28,702 हाजी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए गए, तो उनसे जो है वो 81,000 रुपए जमा कराया गया। और ये पैसा जमा कराया गया जनवरी महीने में। हज पे जो जाते हैं जुलाई में, लेकिन उनसे जमा कराया गया जनवरी महीने में। इसमें फिर से जो है वो 1,000 प्रोसेसिंग फी है, जिसका वो ब्रेकअप भी देते हैं कि तकरीबन 600 रुपए वो स्टेट हज कमेटी को देते हैं। यानी सरकार से, ये खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं, महबूब अली साहब कह रहे हैं, और सीओ साहब कह रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को भारत सरकार से एक पैसे का, एक चवन्नी 5 पैसे का भी ग्रांट ऐड या कोई फंड हमें नहीं मिलता है, बल्कि हम उनके चीजों पे खर्च करते हैं, हम उनके मीटिंग्स पे खर्च करते हैं, उनके आने जाने के किराए पे खर्च करते हैं, उनकी मीटिंग्सों पे हम पैसा खर्च करते हैं। यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया खर्च करती है जी। यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो दरअसल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आती है जी। यानी कि लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, फंड नहीं मिल रहा है लेकिन इनसे वो खर्च हो रहा है। तो इसमें देखिए कि फिर दोबारा जो 1,000 प्रोसेसिंग फी लिया गया, तो ये रकम भी तकरीबन 12-13 करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन इन दिलचस्प आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 80,000 रुपए जमा कराया गया जी, वो 80,000 रुपए जो है 1,28,702 लोगों ने जमा कराए। ये रकम बहुत बड़ी रकम है, अरबों में है। बिल्कुल। तकरीबन 10 अरब कुछ करोड़ रुपए ये बैठती है। इस पैसा को भी बैंक में रखा जाता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप देख लीजिए, कम से कम मिनिमम 3 महीने को रखा जा सकता है।
तो इस तरह से पूरा मतलब हर तरीके से प्रॉपर पूरा प्रोसेस बनाया गया है कि कैसे कैसे आप हाजियों से पैसे लें, किस किस तरह से आप पैसे ऐंठें और उनसे किस किस तरह से आप प्रॉफिट वसूलें, हर तरीके से। और बेचारा जो हाजी है, जो अपनी जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है जो इकट्ठा करता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं अफरोज साहब की पाई पाई करके वो जमा करते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि एक बार वो अल्लाह के उस घर का दीदार कर लें और उसके लिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है वो भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि उनके साथ किस तरह का सुलूक उनके साथ किया जा रहा है कि वो जमीन पर एयरपोर्ट पर बैठने के लिए मजबूर हैं लाखों रुपए खर्च करने के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात और हम लगातार बात करें कि किस तरह से हाजियों से पैसे ऐंठे जाते हैं सहूलतों के नाम पर, लेकिन उन्हें सहूलतें कुछ भी फराहम नहीं की जाती हैं। और लगातार हमने देखा कि इस साल आते और जाते वक्त हाजियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। अफरोज साहब हमारे साथ लगातार बने हुए सीनियर सहाफी जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक सीरीज लिखी है और हर एक चीज को उन्होंने खुलकर यहां पर बताया है। और कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली साहब है हमारे साथ हैदराबाद से, उनका सवाल ले लेते हैं। अली साहब अपना सवाल पूछिए। देखिए, मेरा नाम अब्दुल गफूर सत्ता जबलपुरा अली है। जी जी। जब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बात को लेकर जहाँ पर ढका गया है, हैदराबाद के एसपी जो हसन अवैसी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी ले लिया गया, फिर सहूलतें भी नहीं दी गई। ये सीधा सीधा हज के नाम पर चीटिंग और धोखा है जी। इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये दो लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, बार बार इस बात पर आके चारों पर आके लोग कह रहे थे। तो उनको मैं उनसे मांग करता हूँ कि ये इस्तीफा देना चाहिए। जी जी, शुक्रिया आपके सवाल का अफरोज साहब। जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा है और लोग अपने लोगों का गुस्सा जायज भी है। आप जिस तरीके की परेशानी इस बार खास तौर पे इंडियन हाजी के साथ हुआ है वो बहुत तकलीफदेह बात है कि एक आदमी एक अच्छा खासा पैसा खर्च करके जो है वो वहां जा रहा है। तकरीबन जो है कहीं कहीं आप देखेंगे कि तकरीबन 3.25 लाख रुपए जो है वो लिया गया है पूरे हज के नाम पे, और उनको अगर वो वहां सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो गुस्सा जायज भी है। और ये भी तफरीक की जाती है कि जो प्राइवेट अपने आप जाते हैं, यानी कि जो लोग, उनको अलग टर्मिनल से जाने दिया जाता है। जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक तरफ से जाते हैं उनके लिए अलग टर्मिनल है, उनके साथ बर्ताव अलग किया जाता है, उनके साथ बर्ताव अलग किया जाता है। इस तरह से भी क्या देखा गया है? जी, अभी दिल्ली एयरपोर्ट में अभी उर्दू अखबारों ने इस पर रिपोर्ट भी किया जी। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने ये कहा कि हाजियों के आने से जाने की वजह से हमें परेशानी हो रही है, इसलिए जो है हम इनको 5 किलोमीटर दूर ठहराएंगे। तो इस पे कुछ संस्था तंजीमों ने यहाँ पे आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो है परेशानी यहाँ भी उनको झेलना पड़ा जाने के लिए भी, और आने के वक्त तो हो ही रहा है जो हो रहा है। तो इस तरह की परेशानियां बहुत सारी हैं। आप देखिएगा कि जो आम दिनों में नॉर्मल जो पैसेंजर हैं, जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, उनसे जीएसटी के नाम पे 5% लिया जाता है, लेकिन हाजियों से 18% लिया गया। क्यों? इस मामले में एक पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, उसका भी जवाब आएगा, मतलब उस पर फैसला आना भी बाकी है। यानी कि सब्सिडी हटा दी गई, जो कि सब्सिडी थी नहीं, जो कि एक ड्रामा था, और अच्छा ही हुआ कि हट गई, क्योंकि वरना खाम बदनाम किया जाता था हाजियों को कि भाई सब्सिडी दी जाती है, सस्ते पैसों पे वो जाते हैं, तमाम तरह की बातें की जाती थी। उसके साथ साथ जीएसटी जो कि दूसरे मुसाफिरों के लिए, आम दिनों में जाने वालों के जो 5% होती थी वो हाजियों के लिए 18% कर दी गई, मतलब 1-2% भी नहीं, कम करने की जगह 18% कर दी गई। तो आप अंदाजा ये लगाइए अफरोज साहब, अगर ये देखें हम कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो भी कमा रही है लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मैंने स्टोरी किया है 2 अरब 6 करोड़ रुपए की इनकी कमाई इस साल जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी से हुई है। देखिए, और उन्हीं हाजियों को एयरपोर्ट पर जमीन पर बिठाया जाता है, यानी कि उनके बिठाने के लिए माकूल इंतजाम तक नहीं है। तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं, और जिस तरह से लोगों का गुस्सा है जो नजर आ रहा है लगातार, वो भी जायज है। एक कॉलर और ले लेते हैं, मोहम्मद सालार साहब हमारे साथ जुड़ गए औरंगाबाद से। सालार साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, मैंने सुना था कि जैसे महात्मा गांधी जी के जो 3 बंदर थे जो बुरा नहीं देखते थे, बुरा नहीं सुनते थे, बुरा बोलते भी नहीं थे जी, लेकिन यहाँ तो सभी बुराई के साथ तो साथ साथ अच्छाई भी नहीं दिखती, सुनते भी नहीं, बोलने भी नहीं देते। सिर्फ मेरे को इतना ही बोलना था, और बाकी मालूम करना था कि पानी का जांच की क्या
जानकारी ये भाई साहब के पास। जी जी, शुक्रिया। आपके पास है कोई इत्तला पानी के जहाज को लेकर? जी, पिछले साल जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये अनाउंस किया था कि अब जो है वो नए हज पॉलिसी जब बनेगी तो उसमें हम ये प्रोविजन भी करेंगे कि पानी के जहाज से भी वो जाए, लेकिन नए हज पॉलिसी में उस पर कोई बात नहीं की गई है। अब वो आगे ये फैसिलिटी कब शुरू होगा, हालांकि भारत के लोग पहले भी पानी के जहाज से हज के लिए जाते रहे हैं, ठीक है, उसका डेटा और सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब नया कब शुरू होगा इसका कोई अनाउंस सरकार की ओर से फिलहाल नहीं किया गया। जी, और हम ये भी देख रहे हैं कि हम लगातार ये देखते हैं कि दूर दराज इलाकों से जो है गाड़ियों में, बसों में बड़ी तादाद में जो हज पर जा रहे होते हैं उनको छोड़ने के लिए लोग आते हैं, और उनके साथ भी हमने देखा है कि बहुत ही खराब जो है बर्ताव उन लोगों के साथ भी किया जाता है। कोई भी इंतजाम नहीं है। हज टर्मिनल अलग से बनाया जाता है, लेकिन वहां पर इंतजाम निजाम के अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ भी नहीं है। लोगों के पास अपनी जो चीजें होती हैं वही वहां पर लाके वो रखते हैं, उसी पर बैठते हैं, वही तमाम चीजें करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ब्यारो मददगार हैं, किसी और मुल्क में आके रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि ये परेशानी और बढ़ने वाली है अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो, क्योंकि पूरे मुल्क में, देश में 21 इम्बार्केशन पॉइंट थे जिसको नए हज पॉलिसी में कहा गया कि उसको 9 करना है, और इस बार जो है वो घटा के 20 किया गया है। आगे हो सकता है कि सरकार उसको 9 कर दे, तो यानी वो परेशानी और बढ़ने वाली है। दूसरा है कि जब पॉलिसी ये बनी तो उस वक्त ये कहा गया कि अगर कोई हाजी किसी भी टर्मिनल से चाहे तो जा सकता है। जैसे कि अगर बिहार में कोई सीमांचल के एरिया में रह रहा है तो उसके लिए बहुत नजदीक किशनगंज का कोई हाजी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो कोलकाता से चला जाए और शायद उसको वो खर्च भी कम पड़े। लेकिन उसको जो है ऐसा इस बार लागू नहीं किया गया, उसको गया एयरपोर्ट से ही जाना पड़ा। यानी ये बात भी जो है मंत्री जी की वो झूठी निकली। तो लगातार जितने भी दावे और आप देखिए टीका, इस बार टीका लेने में भी बहुत दिक्कत आई। मैं बता दूं यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है कि टीका खरीद के नाम पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये घोटाला सामने आ चुका है। इस मामले में पार्लियामेंट में सवाल भी किया गया और खुद जो है जेपी नड्डा साहब ने इसको स्वीकार किया है कि 2015 में जो टीका खरीद हुआ था, जो दिमागी बुखार का टीका खरीदा लगाया था, उसकी खरीद जो है वो ज्यादा कीमत में हुई। 2 कंपनियों ने टेंडर लगाया था, एक कंपनी ने 433 रुपए का टेंडर लगाया, दूसरी कंपनी ने बिल्कुल उसका आधा लगाया, लेकिन जो है वो जो महंगी जिसने लगाया उससे खरीदा गया। यानी कि घोटाला भी किया गया, हज के नाम पर सूद भी लिया गया, पैसे भी ऐंठे गए और सहूलत के नाम पर सिफर, यानी कि कुछ भी उन्हें नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही हुई। वो तो हज जब करने के लिए कोई जाता है मुसलमान, उसके अंदर जज्बा ही इतना बड़ा होता है कि शायद वो इन तमाम तरह की परेशानियों को दरकिनार कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है जब लाखों रुपए लिए जाते हैं तो सहूलत फिर क्यों नहीं दी जाती है। अफरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए भी। अपने राय, अपने मशवरे आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई मौजू जिन पर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में उसको उठाएं तो वो भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।